नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड सीरीज़ को स्टार्ट किया और लास्ट एपिसोड में वी स्पेंड सम टाइम अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द थ्री वर्ड्स इन यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या मतलब होता है, और हमने कुछ एग्जाम्पल से समझा। फिर हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा कि कैसे व्हेन वी ट्रांजिशन फ्रॉम हंटर गैदरर टू एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, तो जो डिफरेंट ट्राइबल लॉज होते हैं जिनमें पर्सनल लॉज का ज़्यादा डोमिनेंस होता है, एंड व्हाट हैपन्स व्हेन ट्राइब्स इंटरमिंगल, पीपल इंटरमिंगल, एंड हाउ देयर इज़ अ नीड to develop codes that will help people um, get and mingle with different religions, different communities, different sects, और किस तरीके से इनको एक समानता में लाना, समानता में लाने की नीड फील होती है। We also understood some examples of what kind of laws constitute under civil dispute, और फिर हमने थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दिया कि हमें अभी आज की सिचुएशन में इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत किस लिए है। पिछले एपिसोड में हमने जहाँ तक बात करी थी वो था 1764। हमने कहा 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के साथ जो बंगाल की दीवानी थी वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई थी, एंड इनिशियली एज वी ऑल नो दैट ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। उनको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अगर हम समझें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा काम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पे था, और एडमिनिस्ट्रेशन में जाने से उनको खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते, राइट। और उनको यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी समझ भी नहीं थी, तो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव आए, उन्होंने डायरकी को प्रपोज किया, और डायरकी के चलते आने वाले 5 या 6 सालों में काफ़ी रैम्पेंट करप्शन बढ़ा वहाँ पे। हम देखते हैं कि वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ ऑफ बंगाल फेमाइन वाज बैड एडमिनिस्ट्रेशन एज द रिजल्ट ऑफ डायरकी। तो अब फिर वॉरेन हेस्टिंग्स को भेजा गया था, और आज के एपिसोड में हम थोड़ा सा समझेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस क्या क्या ऐसे चेंजेस हुए जो इन सिविल लॉज को इम्पैक्ट करते हैं, और कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस उन चेंजेस ने भी हमें इम्पैक्ट किया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स आए, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले सिविल कोर्ट्स की एक पूरी सीरीज़ बनाई, नीचे से लेकर ऊपर तक दीवानी अदालतें स्थापित की प्रत्येक ज़िले में, और सबसे ऊपर सदर दीवानी अदालत जो कलकत्ता में हुआ करती थी। क्रिमिनल कोर्ट्स के केस में अभी भी उन्होंने पुराना सिस्टम जो मुगलों का सिस्टम था, जहाँ काजी और मुफ्ती मिलकर जजमेंट्स देते थे और डिसीजंस लेते थे, वो सिस्टम उन्होंने अभी भी वैसा का वैसा ही रखा। हमको एक बात यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। सो ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट वांट टू इंटरफेयर into the social and religious matters of Indian people, क्योंकि वो नहीं चाहते थे that the anger of people comes up against them, right। क्योंकि अभी तक उन्हें यहाँ पर पूरी तरीके से शासन उन्होंने जमाया नहीं था, सिर्फ बंगाल की दीवानी ही मिली थी, और भी जो उनके प्लान्स थे आगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाले, उन प्लान्स की तरफ ही उनका फोकस था। तो इसलिए सोशल मैटर्स में कोई इंटरफेयर नहीं किया। उसके बाद कॉर्नवालिस आए, और कॉर्नवालिस ने भी सिविल और पर्सनल लॉज को वैसे ही चलने दिया, बट इस बार कॉर्नवालिस ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। और सबसे पहले जो उन्होंने रिफॉर्म किया वो ये था कि अब मेथड और मीन्स ऑफ क्राइम से ज़्यादा इंटेंशन पे फोकस आने लग गया। दूसरा, पहले के जस्टिस सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो व्यक्ति मारा गया है उसके जैसे रिश्तेदारों से पूछा जाता था कि आपको कैसी सज़ा देनी है जो अपराधी है उसे, और मृतक और अभिभावक तय कर सकते थे कि मान लीजिए इसकी भी आंखें फोड़ दी जाए या इसके भी हाथ काट दिए जाए। बट अब उन इच्छाओं पर इतना बल नहीं दिया जाने लगा, उन इच्छाओं पर बल देना कम हो गया। तीसरा ये था कि
पुराने सिस्टम में, पुराने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो विटनेस होता था उसके धर्म पे भी ध्यान दिया जाता था, बट इस बार अब जो रिफॉर्म हुए उसमें विटनेस के धर्म पे ध्यान देना बंद हो गया। मतलब विटनेस के धर्म से इतना कोई सरोकार नहीं बचा था। नाउ एज वी मूव फॉरवर्ड, हमको पता है, जैसे अगर आप मॉडर्न इंडिया की जो मैंने एक सीरीज करी है उसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाय 1813 अब ब्रिटिश स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी बाय द टाइम वी आर इन 1813। और स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगी? स्ट्रैटेजी हो जाएगी ऑफ दैट ऑफ अनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन। मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को अपने अधीन कर लो और उनको अलग अलग डिवाइडेड रखो, सो दैट दे डोंट गेट यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। ऐसा ब्रिटिश ने उस समय सोचा। इसमें फिर आगे चलकर जो एक गवर्नर जनरल आएंगे, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जब आएंगे तो विलियम बेंटिक काफ़ी जैसे कहते हैं एक रिफॉर्मेटिव विचारधारा वाले व्यक्ति थे, और ये यूटिलिटेरियन जो फिलॉसफी थी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। सो व्हाट इज़ यूटिलिटेरियन फिलॉसफी? द सिंपल मीनिंग ऑफ यूटिलिटेरियन फिलॉसफी इज़ मैक्सिमाइजिंग द ओवरऑल गुड फॉर मैक्सिमम पीपल। अब ये मतलब कहने की बात तो ये है कि मैक्सिमाइज कर रहे हैं गुड, बट बार बार हमको ये समझना है कि इफ क्योंकि थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ही, तो वो अपने आप के मैक्सिमाइजिंग के लिए ज़्यादा सोचते थे। पर एक बात जो अब हमें इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए कि दिस इज द टाइम व्हेन विलियम बेंटिक केम फ्रॉम 1828 टू 1833। वो समय था जब ब्रिटिश ने ट्रूली भारत के सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो पहला तो 1829 में उन्होंने राजा राम मोहन रॉय के कहने पर, राजा राम मोहन रॉय उस समय हमने समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन जो था उसमें भी यही समझा था, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसमें भी हमने ये समझा था कि राजा राम मोहन रॉय प्लेड अ मेजर रोल एंड इट वाज बिटवीन विलियम बेंटिक एंड राजा राम मोहन रॉय दैट फाइनली 1829 में सती प्रथा को अबॉलिश करने के लिए एक औपचारिक कानून लाया गया, और फॉर्मली ही लाया गया है। हमको बार बार समझना है, जब भी कोई कानून आता है, कानून आना और उस कानून के लिए सोशल एक्सेप्टेंस डेवलप होने में बहुत समय लग सकता है। कहने का मतलब ये है कि 1829 में सती प्रथा उन्मूलन आ गया था, बट 1987 में भी रूप कंवर जो एक महिला थी वो सती हुई थी देवराला नाम के एक गांव में, तो 1987 तक भी एक सती होने का इंसिडेंस देखा गया है। आप समझ सकते हैं कि कब लॉ लाया गया और कितने सालों बाद ट्रूली वो इट गेन्ड सोशल, कंप्लीट सोशल एक्सेप्टेंस। उसमें बहुत बड़ा अंतर हमको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब 1833 में ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट 1833 का चार्टर। ये विलियम बेंटिक के गवर्नरशिप में ही आया था, और इसमें क्या हुआ कि अब ब्रिटिश वांटेड टू ओपन इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इसलिए ब्रिटिश नागरिकों को भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार मिलना था इसके अंतर्गत। तो अब जब संपत्ति खरीदने का अधिकार मिला तो उनको ये भी ज़रूरी था कि हम यहाँ के लॉज को वो कोडिफाई करें, और ऐसे कुछ तरीके से कोडिफाई करें जिससे ब्रिटिश नागरिकों को हेल्प हो यहाँ पर संपत्तियाँ खरीदने में। तो इसलिए फिर गवर्नर जनरल काउंसिल को लॉ बनाने का काम सौंपा गया, और इसके अंतर्गत वो एक लॉ कमीशन सेटअप किया गया, फर्स्ट लॉ कमीशन, जिसके चेयरमैन का नाम शायद आपने सुन रखा होगा, थे लॉर्ड मैकॉले। इस लॉ कमीशन के चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले, और इन्होंने एक मैकॉले कोड का निर्माण किया। इन्होंने कुछ प्रस्ताव दिए, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए उस लॉ कमीशन ने। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन क्या था कि एक इंडियन पीनल कोड ड्राफ्ट किया जाए। ये रिकमेंडेशन है, प्लीज़ ये बात अच्छे से आप ध्यान रखिएगा कि इस समय इंडियन पीनल कोड को ड्राफ्ट करने की रिकमेंडेशन रखी गई।
दूसरा, एक लेक्स लोकाय का कॉन्सेप्ट दिया गया। लेक्स लोकाय मतलब लॉ ऑफ द लैंड का आइडिया दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक कॉमन लॉ के अंडर लाने जाने चाहिए। इसका आइडिया लॉर्ड मैकॉले ने उस फर्स्ट लॉ कमीशन में दिया। तो अब क्या हुआ है, हमने फिर क्या देखा कि विलियम बेंटिक के अंडर सती प्रथा का उन्मूलन हो रहा है। 1829 में फीमेल इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट एक कानून लाया गया। फिर से कहने का मतलब यह है कि कानून तो तब आ गया था, पर बहुत साल लगे सोशल एक्सेप्टेंस लाने में। आज भी हम देखते हैं लगभग बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो इन नारों पे, जैसे बेटी बचाओ टाइप के नारे जो होते हैं, उन पे अभी भी काम चल रहा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस, राइट। बट स्टिल 1829 में हम देखते हैं कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती प्रथा एंड इंडियन पीनल कोड इन 1833 के चार्टर में थ्रू फर्स्ट लॉ कमीशन, ये सब चीज़ें अब आ गई थी इन एग्जिस्टेंस। सो दैट इज अ डेवलपमेंट, हमको ये समझना चाहिए। कोडिफिकेशन लॉ में एक डेवलपमेंट हो रहा है और प्रोग्रेसिव अधिकार, महिलाओं के प्रोग्रेसिव अधिकार विच चैलेंज द पर्सनल लॉज दैट वर क्रिएटेड विद इन ईच रिलीजन, उसमें हिंदू रिलीजन के अंदर जो महिलाओं के अधिकार है उनको बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप लिया गया है, राइट। भले ही छोटा स्टेप है, फिर से समझना है, बट स्टेप लिया गया है। फिर इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है और उस चार्टर एक्ट में भी एक और लॉ कमीशन का गठन होता है, विच इज सेकेंड लॉ कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन रॉमिली। और सेकेंड लॉ कमीशन फिर से अपना काम करता है कुछ 3-4 सालों तक। और फिर वो क्या सारे रिकमेंडेशन देता है, सबसे पहले तो वो जो 1833 के चार्टर के अंतर्गत जो इंडियन पीनल कोड का रिकमेंडेशन था उसको इम्प्लीमेंट करा जाए, ये सबसे बड़ा एक रिकमेंडेशन दिया जाता है। और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन अल्टीमेटली 1860 में हो जाता है। दूसरा, सिविल प्रोसीजर, सिविल केसेस के सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब सीपीसी और सीआरपीसी का भी रिकमेंडेशन सेकेंड लॉ कमीशन में दे दिया जाता है। एंड देन ये कहा जाता है कि कुछ पोर्शन ऑफ इंग्लिश लॉ सच दैट इट डज नॉट अफेंड द कस्टम्स ट्रेडिशंस ऑफ द नेटिव। सो कुछ इंग्लिश लॉ के पोर्शंस को भी अप्लाई किया जाना चाहिए, बट ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो नेटिव कस्टम्स और ट्रेडिशन है वो ऑफेंड ना हो जाए, ठीक है। सो ये अब सेकेंड लॉ कमीशन के अंतर्गत ये सारे रिकमेंडेशन दिए जाते हैं और इन रिकमेंडेशंस पे काम होता है। 1859 में सिविल प्रोसीजर कोड एग्जिस्टेंस में आता है, 1861 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एग्जिस्टेंस में आता है और 1973 में इसमें कुछ अमेंडमेंट होते हैं। बट आप देखेंगे द लार्जर डॉक्यूमेंट इज फ्रॉम दैट टाइम। सो 1859 में सिविल प्रोसीजर कोड, 1861 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1860 में जैसे मैंने कहा इंडियन पीनल कोड लागू हो जाता है। फिर इसी दौरान लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने 1850 में अगेन जैसे राजा राम मोहन रॉय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर काम किया, वैसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने सॉरी नॉट दयानंद सरस्वती, मैं क्षमा चाहता हूँ त्रुटि के लिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने लॉर्ड डलहौजी के साथ काम करके 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को लाया गया और 1850 में कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट को लाया गया। मतलब कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट का जो मेन प्रावधान क्या था कि जो अलग अलग कास्ट के लिए जो रेस्ट्रिक्टिव रूल्स बनाए गए थे उनको अब हटाना। हमें एक ये बात समझनी चाहिए कि हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ थी उनका कनेक्शन उनका कनेक्शन कास्ट एंड जेंडर से रिलेटेड होती थी। हमने जैसे पहले भी देखा कि जो सती प्रथा उन्मूलन या फीमेल इन्फेंटिसाइड उन्मूलन है वो जेंडर रिलेटेड थी। जो कास्ट डिसेबिलिटीज़ और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ये दोनों में कास्ट और जेंडर का ही हमको रोल दिख रहा है। तो 1856
1857 तक आते आते हम देखते हैं कि अ नंबर ऑफ दीज एक्ट्स and rules were set up, laws were made, which kind of paved a way for women empowerment in the later years and in the next century. एट द सेम टाइम कोडिफिकेशन ऑफ लॉज पे ध्यान दिया गया और हमने समझा CRPC, CPC, IPC ये सब बाय 1860 एग्जिस्टेंस में आ चुके थे। अब यहाँ पर एक और पड़ाव आता है और वो पड़ाव है 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इस वॉर के बाद हमें पता है कि ब्रिटिश थोड़े से हिल गए थे और उनको ये समझ में आ गया था कि अब ये जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है ये डायरेक्टली क्वीन के या क्राउन के कंट्रोल में लाना ज़रूरी है। और इस समय से अब जो ब्रिटिश क्राउन था वो इंडिया का भी मतलब इंडिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बन गया। और इसके चलते अब क्या हो गया था, पॉलिसी क्या हो गई थी, पॉलिसी ये हो गई थी कि आप सारी टेरिटरीज को एक कर दो, इनडायरेक्टली मैनेज करो और उनको यूनिफाई कर दो। और इसलिए यूनिफाई कर दो क्योंकि इसमें रेल, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग इन सब को अब बनाने की ज़रूरत थी और इसके लिए यूनिफिकेशन और इनडायरेक्ट कंट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत थी। इसी के चलते फिर 1861 में थर्ड लॉ कमीशन को फॉर्म किया गया अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जॉन रॉमिली। एंड 1861 से 1870 तक इस कमीशन ने बहुत सारे अलग अलग एक्ट लाए जिन्होंने सिविल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड में जो सब्सटैंटिव लॉ होते हैं, प्रोसीजरल लॉ होते हैं, उनको और स्ट्रेंथन करा। तो इसमें फिर क्या क्या आया, इंडियन सक्सेशन एक्ट इन 1865, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन 1872, the Evidence Act in 1872, Transfer of Property Act in 1882 and Oath Act of 1873 जिसमें एक अमेंडमेंट किया गया था 1969 में। तो ये अब आप समझ रहे हैं ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आप देखेंगे कि अब ये कोडिफिकेशन ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है एंड मोर लॉज आर गेटिंग कोडिफाइड एज द ब्रिटिश are ultimately exerting their control and understanding कि अब हमें सोशल मामलों में भी हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। They are not anymore staying away from it। और इस as we move forward by 1870 ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है कि इनके लिए अब और ज़्यादा सोशल इंटरफेरेंस करके इनमें और हमको लॉज बनाने होंगे। एक बात इस इंटरफेरेंस की जो मैं फिर से बता रहा हूं कि सोशल मामलों में इंटरफेरेंस का जो तरीका है, आप देखेंगे कि जितने भी लॉज अभी तक आ रहे हैं वो सारे हिंदू समाज में जो कुरीतियां हैं उनको एड्रेस करने के लिए धीरे धीरे करके लाए जा रहे हैं। और ये बात को मैं फोकस में इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि हम जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, ट्राइबल लॉज हैं, उन पे पूरा अलग तरीके से अच्छे से उस पे भी एक डिस्कशन करेंगे एज वी गो अहेड इन दिस सीरीज। फिर जैसे मैंने कहा कि कास्ट और जेंडर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन पर्सनल लॉज। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हैं उनके लिए अलग अलग दंड बताए गए हैं, ठीक है। तो फिर इन्होंने जो हिंदू लॉज के लिए जो मनुस्मृति है जो मैंने आपको पहले बताया था उसी को स्टडी किया और उसमें से फिर इन लोगों ने जो एक्ट्स हैं वो बनाना शुरू करी। सो अब क्या हुआ है, 1872 में स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया और इस मैरिज एक्ट में इंटरफेथ मैरिजेस के लिए प्रावधान रखा गया। उसमें ये कहा गया कि इंटरफेथ मैरिजेस आर पॉसिबल विदाउट कन्वर्जन। इसकी जो एज लिमिट रखी गई वो 18 ईयर ओल्ड रखी गई स्पेशल मैरिज एक्ट में। और इसमें कंसेंट की बात कही गई कि दोनों पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए प्लस विटनेसेस होनी चाहिए। आगे चल के पोस्ट इंडिपेंडेंस 1954 में जो हम कोर्ट मैरिज कहते हैं ना, वो इसी एक्ट में थोड़े से प्रोविजंस ऑफ डिवोर्स, इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन भी ऐड किया गया और इसे ही स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 बनाया गया जिसके अंतर्गत भारत में कोर्ट मैरिज जो हम कहते हैं वो होता है।
कोर्ट में विवाह इसी एक्ट के अंदर होते हैं। सिमिलरली 1874 में मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट यूके में पहले पास हुआ, और यूके में ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी व्हेन इट इज अक्वायर्ड बाय अ वुमेन विल रिमेन एज हर प्रॉपर्टी, है ना। और इसमें दिस डिड नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी। तो इसको स्त्री धन, भारत में भी फिर आगे चल के जब ये इंप्लीमेंट हुआ अराउंड 1870 में यूके में हुआ और 1874 में इंडिया में हुआ, और इसे स्त्री धन का नाम दिया गया कि इफ विमेन इज अर्निंग सम प्रॉपर्टी या कुछ एक्विजिशन करती है अपने से, तो वो उसी की प्रॉपर्टी कहलाएगा। इसको स्त्री धन कहा गया। फिर आगे चल के हिंदू लॉ एंड इनहेरिटेंस एक्ट आया जो 1929 में लाया गया। इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया, पर यह भी कहा गया कि यह संपत्ति महिलाएं बेच नहीं सकती, और सर्टन वुमेन वुड गेट दैट राइट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जैसे सन्स डॉटर, मतलब बेटे की लड़की, बेटी की लड़की, इनको सर्टन वुमेन को ही ये अधिकार होगा, ऐसा इस एक्ट में कहा गया। उसके बाद हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट आया, जिसको देशमुख एक्ट भी कहते हैं, इन 1937। और इसमें क्या कहा गया कि वाइफ हैज सेम राइट्स एज सन टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड हस्बैंड। दूसरा, स्त्री धन, जो पहले वाली एक्ट थी 1874, उसमें अब एब्सोल्यूट राइट ये विमेन के होंगे। और जो इस एक्ट में एक जो इंपॉर्टेंट बात कही गई थी कि संपत्ति का अधिकार जो विमेन को होगा, वो संपत्ति लिमिटेड एस्टेट में होगी। लिमिटेड एस्टेट का मतलब कि ये संपत्ति वो विमेन किसी और को ट्रांसफर करके या किसी और को बेच नहीं सकती। बट फिर भी 1937 तक आते आते हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो कुरीतियां हैं, बहुत सारे ऐसे जो ऑप्रेसिव फैक्टर्स हैं, उनको धीरे धीरे से हिंदू समाज में एलिमिनेट करके विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले, इसके प्रावधान, इसका एक लीगल फ्रेमवर्क धीरे धीरे बिल्ड हो चुका है। हम इसमें एज ऑफ मैरिज की भी एक बात कर लेते हैं। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है, जिसमें जो लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स को 10 साल से बढ़ाकर 12 साल तक कर दी जाती है। और 1929 1930 में एक शारदा एक्ट आता है। शारदा एक्ट में फिर इस एज को 18 ईयर्स फॉर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए 14 ईयर्स बना दिया जाए, तो 12 से फिर 14 हो गई। एंड देन फिर इन 1978 विच इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इस एज को 21 फॉर बॉयज़ और 18 फॉर गर्ल्स बना दिया जाता है। सो फिर से हम समझने की, मैं आपको बार बार इस बात पे फोकस करने के लिए कह रहा हूँ कि ये जितने भी अभी हमने रिफॉर्म्स देखे हैं, जितने भी हमने एलिमिनेशन ऑफ ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस थ्रू लॉज, और लॉज है, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं आया। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये लॉ के कारण सब कुछ बदल गया, ऐसा बदला नहीं। बट हमको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी चीज़ के लिए अगर आप एक लीगल फ्रेमवर्क बना दें, तो उस चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी को आप एक ग्राउंड क्रिएट कर देते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है, राइट। सो थैंक्स टू ऑल द हिंदू रिफॉर्मिस्ट, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, सरोजनी नायडू, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इन सब लोगों ने कोशिश करी कि द मीनिंग ऑफ फ्रीडम इज एक्सटेंडेड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग विमेन। वही मैं कह रहा हूं बार बार, कास्ट एंड जेंडर दोनों पे हमको ध्यान देना है। तो कास्ट के लिए तो हमने मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में सुना ही था कि कास्ट फ्रीडम के लिए कितने लोगों ने काम किया, राइट। पेरियार नायकर, B.R. अम्बेडकर, ऐसे दो बड़े बड़े नाम हमको सुनने में आते हैं। महात्मा गांधी के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में हमने सुना। और दूसरी तरफ ये सारे जो हमने आज जिन बातों पर चर्चा करी, ये सारे विमेन फ्रीडम की तरफ भी इन लॉज ने, इन एक्ट्स ने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया। बट जब हम ये समझ रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि दिस इज हैपनिंग विद इन द हिंदू कम्युनिटी
all of these oppressive practices are getting challenged within the हिंदू कम्युनिटी, जिसमें पर्सनल लॉज को चैलेंज करके ये एक्ट्स के थ्रू हटाया जा रहा है, विच आर लाइक द ऑपरेसिव पर्सनल लॉज। अब आज के एपिसोड में हम यहीं पर पॉज करेंगे। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल कंटिन्यू टू डिस्कस द चेंजेस इन हिंदू लॉज इन द डेकेड ऑफ 1940 एंड अ लिटिल बिट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये जब हम लोग पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे, देन वी विल कम टू मुस्लिम पर्सनल लॉज एंड सेक्शन ऑन ट्राइबल लॉज। बट आज के लिए मैं यहीं पर पॉज करूंगा, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।